आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय रहेगा सूक्ष्म शिक्षण के तहत शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल थ्रू माइक्रो टीचिंग, जिसके तहत आज का जो हमारी स्किल रहेगी या शिक्षण कौशल रहेगा वो रहेगा कक्षा कक्ष प्रबंध के कौशल। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ड्वाइट एलिन ने सन 1963 में किया था। तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इलाहाबाद के गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में डी तिवारी ने 1967 में माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में कार्य किया। तो भारत में 1967 में इसके माइक्रो टीचिंग के क्षेत्र में कार्य आरंभ हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण धारणा है, प्री सर्विस तथा इन सर्विस स्तरों पर अध्यापकों को व्यवहारिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण नवीन प्रशिक्षण तकनीक है जिसके माध्यम से अनुभव या अनुभवहीन अध्यापकों को 5 से 10 छात्रों की कक्षा में 5 से 10 मिनट तक की अवधि के लिए सीमित विषय सामग्री को किसी विशिष्ट कौशल का प्रयोग करके शिक्षण कार्य का अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के तहत अध्यापक भावी अध्यापकों को अपने शिक्षण का तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाती है, अर्थात कक्षा इसमें हमें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत जो कौशल होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। इसमें छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है तथा जो समय अवधि होती है 5 से 10 मिनट होती है तथा ऑब्जर्वरों के माध्यम से हमारे द्वारा किस तरह से पढ़ाया गया, कितने कंपोनेंट किसी कौशल के हमने प्राप्त किए, इसकी हमें फीडबैक प्राप्त हो जाती है। तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष प्रबंध के कौशल। तो माइक्रो टीचिंग में एक स्किल है वो है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंध कौशल, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर प्रभावशाली ढंग से कार्य कक्षा शिक्षण में मदद करे, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सके। तो जो सूक्ष्म या शिक्षण है जिसके तहत कक्षा कक्ष शिक्षण के तहत जो अध्यापक है उसका जो व्यवहार होना चाहिए प्रभावशाली ढंग का होना चाहिए तथा अध्यापक में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो कक्षा में अनुशासन क्रिएट कर सके, अनुशासन स्थापित कर सके। जिस कारण अगर कक्षा में अनुशासन होगा तो हम जो शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य होंगे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर कक्षा में भय का माहौल भी नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। शिक्षण कौशल में निपुणता या सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमें कक्षा कक्ष प्रबंध का व्यवहारिक ज्ञान हो। कक्षा कक्ष शिक्षण कौशल के सफल प्रयोग के बिना हम जितनी भी कौशल हैं, चाहे हम बात करते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की या स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट की या प्रोबिंग क्वेश्चन या स्किल ऑफ नरेशन की, ये इन सब में निपुणता हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कक्षा कक्ष कौशल हमें नहीं आता हो या कक्षा कक्ष
कौशल में निपुणता प्राप्त ना हो। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षक का ऐसा व्यवहार है जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करते हुए उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। तो इसमें शिक्षक का जो व्यवहार रहता है कक्षा कौशल में प्रभावशाली व्यवहार रहता है जिससे वो शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण बना सकता है तथा जो छात्रों का व्यवहार है उसको भी वो नियंत्रण में रख सकता है। इसके लिए विभिन्न कौशलों का प्रयोग कर सकता है, प्रश्नोत्तर पूछ सकता है या छात्रों की विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए TLM का भी वो उपयोग समय समय पर एक अध्यापक करता रहता है या एक प्रशिक्षु करता रहता है तथा ये जो छात्रों का आकर्षण होता है विषय वस्तु पर ये कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखने का एक शिक्षक पूरा प्रयास करता है। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के घटक। तो प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंधन में कक्षा की संपूर्ण गतिविधियां शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं तथा कक्षा के कार्य अनुशासनात्मक ढंग से चलते हैं जिससे शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक शिक्षक के द्वारा ही जो कक्षा की सारी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण जब रखा जाता है तभी कक्षा में एक अनुशासन भी बना रहता है तथा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने में भी उसे सहायता मिलती है। एक सफल शिक्षक बनने के लिए कक्ष प्रबंध कौशल में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है तथा इस दक्षता को जो प्राप्त करने का जो हमें पता चलता है कि किस अध्यापक ने कक्षा कक्ष प्रबंध की जो कौशल है उसमें दक्षता है, इसके लिए एक निश्चित कंपोनेंट है। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कक्षा के समय एवं संसाधनों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टाइम एंड रिसोर्स। कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के तहत जो प्रथम कंपोनेंट है इसके तहत एक शिक्षक को कक्षा के समय का ध्यान रखना चाहिए। जब भी उसकी पीरियड होता है या क्लास होता है तो उसे समय पर अपनी कक्षा में दाखिल हो जाना चाहिए तथा जो निश्चित समय होता है उसके तहत कक्ष में बच्चों को या छात्रों को पढ़ाना चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिए कि क्लास के जो अंत तक उनका जो शिक्षण कार्य है वो समाप्त हो जाए तथा अन्य किसी शिक्षक का जो क्लास है या जो पीरियड है उसका जो टाइमिंग है पढ़ाने की वो डिस्टर्ब ना हो। ये भी एक शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए कि वो कक्षा के समय और संसाधनों का सही ढंग से प्रबंध करे। हमारा जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा अधिगम को रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाना, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड पर्पजफुल। एक अध्यापक का एक लक्ष्य रहता है कि वो जो अधिगम है उसको रोचक, प्रिय बनाए तथा उद्देश्यपूर्ण बनाए। इसके लिए अध्यापक TLM का प्रयोग कर सकता है, टीचिंग एड, ऑडियो वीडियो एड या चार्ट का भी प्रयोग कर सकता है जिससे बच्चों का जो विषय वस्तु है उस पर ध्यान बना रहे, प्रकरण पर ध्यान बना रहे तथा रोचकता बच्चों में बनी रहे और जो उद्देश्यपूर्ण जो शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त अध्यापक कर सके तथा बच्चों को भी टॉपिक सही ढंग से समझ आए। ये भी एक शिक्षक का उद्देश्य ये एक रहता है। तो हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना।
मोटिवेटिंग pupils फॉर अचीविंग गोल। तो एक अध्यापक का यह लक्ष्य रहता है कि वो समय समय पर अपने छात्रों को मोटिवेट करता रहे तथा उन्हें शिक्षण अधिगम के जो लक्ष्य हैं या शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में छात्र शिक्षक की भी हेल्प करें तथा जो छात्र हैं वो भी प्रकरण जो टॉपिक है उसके बारे में वो समझ प्राप्त कर सकें तथा विषय में रुचि बनी रहे। इस तरह का एक प्रयास अध्यापक और टीचर का रहता है और कोशिश करनी चाहिए कि अध्यापक जो उसके छात्र होते हैं उन्हें समय समय पर मोटिवेशन उनका करता रहे और जो मोटिवेशन होना चाहिए वो एक वांछित होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, छात्र शिक्षक अंतक्रिया को प्रोत्साहन देना, टू एनकरेज स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। अगर एक कक्षा में सिर्फ टीचर का ही रोल हो, बाकी बच्चों की कोई इंटरेक्शन या स्टूडेंट की कोई इंटरेक्शन ना हो तो वो या कक्ष प्रबंध कौशल की निपुणता हम नहीं मान सकते हैं। तो कक्ष प्रबंध के तहत जो छात्र शिक्षक अंतक्रिया है वो सकारात्मक रूप से चलनी चाहिए। इसके लिए अध्यापक को समय समय पर छात्रों से प्रश्न या अन्य टेक्निक का प्रयोग कर इंटरेक्शन करनी चाहिए तथा बच्चों के टॉपिक के प्रति जो सकारात्मक विचार होते हैं, उनके जो विचार होते हैं किसी प्रकरण के प्रति, उनको भी एक अध्यापक को सुनना चाहिए तथा बच्चों की जो समस्याएं हैं, टॉपिक से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको हल करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा फिफ्थ, निर्देशों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देशों की जो स्पष्टता है वो भी होनी चाहिए। एक शिक्षक को निर्देशों की जो स्पष्टता है वो सही होनी चाहिए। एक शिक्षक के उसे उचित आवाज़ का प्रयोग करना चाहिए। उचित आवाज़ से हमारा अभिप्राय है कि कक्षा के जो अंत में बैठा बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है उस तक उसकी आवाज़ उचित ढंग से सुनाई दे और एक प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षक की जो वॉल्यूम होती है वो इतनी हो कि कक्षा में सभी बच्चों को सही ढंग से सुनाई दे, मगर इतनी भी ना हो कि वो दूसरी क्लास के बच्चों को या दूसरी कक्षा को डिस्टर्ब करे। तो इस बात का भी सही ढंग से हमें ध्यान रखना चाहिए तथा जो शिक्षक की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो सही होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए तथा प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को जितना हो सके मातृभाषा में का प्रयोग करके उनको जो विषय है या जो प्रकरण है वो उनको समझाया जाए। ये निर्देशों की स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट रहेगा अनुशासनहीनता पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता पर भी एक शिक्षक का कक्ष कौशल के तहत नियंत्रण उसे रखना चाहिए, तभी एक जो कक्षा है उसका जो शिक्षण है प्रभावशाली हो सकता है। इसके लिए कक्षा में एक अध्यापक को निरंतर जो छात्रों से इंटरेक्शन, निरंतर तो हम नहीं कह सकते मगर समय समय पर इंटरेक्शन छात्रों से जरूर करना चाहिए। इसके लिए वो छात्रों से प्रश्न पूछ सकता है। यदि कोई छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता कर रहा है तो उस छात्र से भी अवश्य प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे छात्र से प्रश्न पूछते हैं तो अन्य छात्र भी अलर्ट हो जाते हैं तथा उनका जो प्रकरण होता है उस पर ध्यान बनता है तथा वो अनुशासन में बने रहते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा वांछित व्यवहार को पुनर्बलन प्रदान करना, रेनफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर। तो एक शिक्षक का यह लक्ष्य रहता है या एक शिक्षक का ये उद्देश्य रहता है कि वो सही शिक्षण अधिगम के माध्यम से जो उसके स्टूडेंट हैं उनको ज्ञान दे, तथा इसके लिए उसे समय समय पर वांछित व्यवहार के लिए जो छात्र हैं उनको रेनफोर्समेंट भी देनी चाहिए। जब हम छात्रों से कोई प्रश्न पूछते हैं तथा छात्र उसका उत्तर देते हैं, उसका जवाब किस लेवल का है, नॉलेज का है या अंडरस्टैंडिंग लेवल का है या एप्लीकेशन लेवल का है, उसके अनुसार रेनफोर्समेंट छात्रों को देनी चाहिए। यदि छात्र हाई लेवल का अगर कोई क्वेश्चन उससे का आंसर देता है तो छात्र को अवश्य रेनफोर्समेंट देनी चाहिए, जिसमें वेरी गुड, एक्सलेंट इत्यादि हम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। तथा छात्रों का जो अवांछित व्यवहार होता है उस पर कभी भी रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। तो ये था हमारा 7वां कंपोनेंट। उसके बाद बात करते हैं हम अपने 8वें कंपोनेंट की। तो 8वां कंपोनेंट है मैत्रीपूर्ण एवं लोकतांत्रिक व्यवहार का, लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना, वर्किंग फॉर अ फ्रेंडली एंड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो एक शिक्षक को कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अर्थात कक्षा में एक भय का माहौल नहीं होना चाहिए कि एक जो शिक्षक हो तानाशाह हो, जिससे जो स्टूडेंट हों डरते हों, इस तरह का भी भय नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक बच्चों में एक जो शिक्षक है उसके प्रति सोच होनी चाहिए, जिस कारण जो शिक्षण अधिगम है वो रुचिपूर्ण तभी बन सकता है। अगर कक्षा में भय का माहौल होगा तो जो शिक्षण कार्य है वो रुचिपूर्ण नहीं रहेगा, शिक्षण अधिगम रुचिपूर्ण नहीं रहेगा। और छात्रों की कोई भी जो भी बात शिक्षक के माध्यम से जो प्रकरण के संदर्भ में जो बात समझाई जाती है वो उनको समझ आ रही है, तो उसका भी हमें ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जो कक्षा होती है उसमें छात्र अध्यापक से प्रश्न भी बहुत कम ही करते हैं। और तो एक शिक्षक का ये लक्ष्य या दायित्व होता है कि वो कक्षा में मैत्रीपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखे और छात्रों को भी इंटरेक्शन के लिए प्रेरित करता, समय समय पर प्रेरित करता रहे। तो ये थे कक्षा कक्ष शिक्षण के कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन टेबल में किस तरह से चेक किया जाता है या भरा जाता है। तो जैसे आप माइक्रो टीचिंग के लिए जो भी लेसन प्लान बनाते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब कंपोनेंट का प्रयोग हो। तो कौन कंपोनेंट कितनी बार प्रयोग किया गया उसके अनुसार उसकी रेटिंग दी जाती है। जैसे हमारा पहला कंपोनेंट है कक्षा के समय एवं संसाधनों का प्रबंध। अगर इसका प्रयोग 3 बार किया गया है या 4 बार किया गया है तो हम 4 को गोला कर देंगे और वैसे ही टैलीज भी करेंगे उसमें, चार एक 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 करके 4 को कट करेंगे फिर। और अधिगम को रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाना, इसके लिए भी उसी तरह से टैलियाँ दी गई हैं 0 से 6 तक। कितनी बार इस कौशल का, इस कंपोनेंट का प्रयोग किया उसके अनुसार ही इसको उस अंक को गोला किया जाएगा। मान लीजिए हमने 5 बार किया तो 5 को इसमें गोला करेंगे। और छात्रों के उद्देश्यों को की प्राप्ति, इसके बारे में भी कितनी बार इस कौशल को या इस कंपोनेंट को प्राप्त किया, ये जो ऑब्जर्वर होता है वो इसकी टैलियाँ या रेटिंग देता है। तो इस तरह से हमारे जो 8 कंपोनेंट हैं तो 8 कंपोनेंट की टैलीज और रेटिंग ऑब्जर्वर के माध्यम से दी जाती है। और ऑब्जर्वर भी जो छात्र अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, उनमें से ही बनाए जाते हैं।
तथा जो रेटिंग पॉइंट इंडिकेट है उसमें अगर आपको 0 रेटिंग मिलती है किसी कंपोनेंट में तो उसका मतलब होता है अत्यंत निकृष्ट, यानी कि वेरी पुअर, और निकृष्ट एक का मतलब होता है निकृष्ट पुअर, और 2 का निम्न, और 3 का औसत, 4 का उत्तम, 5 का अति उत्तम, और 6 का उत्कृष्ट या एक्सीलेंट। इस तरह से जर्नल इम्प्रेशन किस तरह का है एक ऑब्जर्वर इस पे देता है, और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ये भी ऑब्जर्वर द्वारा दिए जाते हैं कि अगर आपके इसमें जो आपके द्वारा किस कौशल को प्राप्त करने के लिए, चाहे जैसे कक्ष प्रबंध कौशल हो, इसको प्राप्त करने के लिए जो आपके द्वारा प्लान बनाया गया था, लेसन प्लान बनाया गया था, और कक्षा में आपने जब पढ़ाया वो कितना सफल रहा, और क्या उसमें कमी थी, क्या सुधार करने की गुंजाइश है, उसका सजेशन ऑब्जर्वर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर होते हैं, 2 ऑब्जर्वर होते हैं और दोनों के सिग्नेचर इसमें होते हैं, तथा जो टीचर होता है उस किसी भी कौशल के लिए जो नियुक्त टीचर होता है उसका दायित्व बनता है कि वो ऑब्जर्वरों की भी हेल्प करे, किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तथा जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भी हेल्प करे कि टीचिंग जो कौशल हैं, शिक्षण कौशल हैं, उनको किस तरह से प्राप्त किया जाए। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक कक्षा कक्ष शिक्षण। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।